STEM stands for साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। हम और आप जब पढ़ते थे तो हमें 10th और 12th तक नहीं पता होता था कोडिंग क्या होती है। अगर हम 10th के बाद या 12th के बाद हम ये सोचते थे, उस वक्त हम कर लेते थे एक C++ तो हमें लगता था बड़ी लैंग्वेज सीख ली हमने, राइट? लेकिन अभी क्या है कि जब 6th ग्रेड का बच्चा इस स्टेम एजुकेशन की वजह से और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो एम्फेसाइज किया है इसके ऊपर, उसके कारण आज 6th ग्रेड का बच्चा वो कोडिंग जानता है, वो अपने खुद के डेवलप किए हुए गेम्स खेलता है और खिलवाता है लोगों से। आज एआई के बारे में आप बात कीजिए, बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं वो एआई को। अब 6th ग्रेड का बच्चा सेंसर्स जानता है। आपको और मुझे नहीं पता सेंसर्स क्या होता है। हमें कॉम्पीट करना है चाइना से, हमें कॉम्पीट करना है जापान से, कोरिया से। हर घर में एंटरप्राइज बना हुआ है, एक एंटरप्रेन्योर है चाइना के अंदर, वो हमसे 50 नहीं 100 साल आगे। स्टेम एजुकेशन ये सपोर्ट करती है कि आपका बच्चा 6th ग्रेड से 12th ग्रेड तक वो इतना स्किल्ड हो जाए, उसको ये पता हो कि टिंकरिंग क्या है, कोडिंग क्या है, कोड क्या है, कैसे काम करता है वो इकोसिस्टम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय इंटरवल पॉडकास्ट। स्वागत है आपका आज हमारे नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं मिस्टर नितिन सरोही जी, जो कि सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में 16 साल से हैं। तो नितिन जी बताइए प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा। धन्यवाद शाहरुख भाई, मुझे अपने इंटरवल पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए, मौका देने के लिए कि मैं अपनी कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ आप लोगों के साथ। तो करीब जैसा आपने बताया कि 16-17 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, और सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ। सोशल डेवलपमेंट सेक्टर तो केवल एक लोगों को समझ में आता है जब सोशल वर्क या सोशल डेवलपमेंट की बात आती है कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, गवर्नमेंट काम कर रही है। नहीं सर, ये नहीं है। इसमें वो लोग जो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, लर्निंग, डेवलपमेंट, ये सब चीजें इसमें आती हैं। तो मैं पिछले 16-17 साल से लर्निंग डेवलपमेंट, स्किल एनहांसमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग और सोशल डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ। सोशल डेवलपमेंट में बड़े कुछ मुद्दे होते हैं हमेशा। अगर आप बात करेंगे, जब सोसाइटी में जाएंगे तो कुछ ऐसे पैनिक पॉइंट्स हैं जहां पर आपको लगेगा कि शायद आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। तो उनमें से जो मुद्दे हैं, मैं पहला आपसे बताना चाहूंगा, एक एजुकेशन है। जैसे कि अभी आपने मुझे बताया कि आप एजुकेशन सेक्टर पे भी आप काम कर चुके हैं। एग्जैक्टली। तो मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है कि स्टेम एजुकेशन क्या है, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में है काफी। राइट, बहुत सही क्वेश्चन किया आपने। तो स्टेम एजुकेशन बेसिकली क्या है कि 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें इसके ऊपर बड़ा एम्फेसाइज किया गया है, ठीक है, उसमें बड़ा जोर दिया गया है इसके इम्पोर्टेंस पर कि स्टेम एजुकेशन को हर स्कूल में हर एक बच्चे को पढ़ाया जाए, उसको उसकी नॉलेज दी जाए। स्टेम क्या स्टैंड करती है? स्टेम स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। टॉपिक्स इवन क्या है कि आपके जो बेसिकली क्या है कि आपका जो करिकुलम में जो एकेडमिक करिकुलम है, उसमें उन्होंने उसको और मतलब उसमें क्या है कि एक ऐड कर दिया है कि बच्चा, एक स्टूडेंट हायर सेकेंडरी करता है, ये 12th ग्रेड करता है, उसके बाद वो जहां जाएगा यानी कि वो कॉम्पीट करेगा, बिल्कुल है ना, उसको हायर एजुकेशन में जाना है। तो जब वो कॉम्पीट करेगा तो उसके लिए उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पीट करने के लिए बेसिकली जब कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करेगा तो उसको वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे तो वो कम्पीट कर पाएगा उन लोगों से, ठीक है। और कम्पीट करना किससे? एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। 5th, 6th, 7th ग्रेड का बच्चा जब हम पढ़ा करते थे जी, हमें क्या, हमारे ऊपर क्या, हम किस पर फोकस करते थे, क्या हमें बताया जाता था? हमें कहा जाता था कि भाई आप अपनी एकेडमिक्स में फोकस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आइए। सिर्फ कभी ये बोला गया कि भाई आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप ये एक्सप्लोर करो? नॉलेज की तो बात कोई करता नहीं, बस कि नंबर आने चाहिए, 100 आने चाहिए, आपको फर्स्ट डिवीजन आनी चाहिए, तभी आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा जी। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि ये जो गैप है ना, गवर्नमेंट ने सर्वे कराए। तो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि 1968 में पहले स्टेम के ऊपर डिस्कशन हुआ था, जब नेशनल पॉलिसी आपकी आई थी, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बेसिकली।
और फिर 2005 में भी स्टेम के ऊपर डिस्कशन हुआ और उसको बोला गया कि भाई ठीक है, इसको करना चाहिए। ठीक है, तो उसको उन्होंने फ्रेमवर्क उसका एस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है। अब 2011 में उन्होंने और फोकस किया कि भाई ठीक है, अब इसको आप इंटीग्रेट कर लो, ठीक है ना, स्कूल एजुकेशन में। बट क्या था कि उस तरीके से कॉलेज स्कूल्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जब आती है एनईपी 2020 की बात, नेशनल एजुकेशन प्रोसेस पॉलिसी सॉरी, हाँ, तो उसमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए बहुत कुछ किया है गवर्नमेंट ने, और पूरा ये पूरा एजुकेशन जो स्ट्रक्चर है वही चेंज कर दिया। तो स्टैम्प के बाद एनईपी आई थी या एनईपी पहले आई थी? एनईपी तो 2020 में आया है, स्टेम 2016 में आ चुका है। तो स्टेम अगर 16 भी क्या, बेसिकली 2011 से ये शुरू हो गया है, ठीक है ना, कि वो रियलाइज किया कि साइंस और टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए कि बच्चे इस पे फोकस करें, इंजीनियरिंग ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ें, सो दैट कि इनोवेशन आए। ठीक है, अब अगर इनोवेट करना है तो टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, राइट। तो वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बच्चों को फोकस कराया जा रहा है। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। अभी होता क्या है कि बच्चे, अब हम और आप जब पढ़ते थे तो हमें 10th और 12th तक नहीं पता होता था कोडिंग क्या होती है। बिल्कुल, है ना। अगर हम 10th के बाद या 12th के बाद हम ये सोचते थे, उस वक्त हम कर लेते थे C++, तो हमें लगता था बड़ी लैंग्वेज सीख ली हमने, लैंग्वेज है। लेकिन अभी क्या है कि जब 6th ग्रेड का बच्चा इस स्टेम एजुकेशन की वजह से और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो एम्फिसाइज किया है इसके ऊपर, उसके कारण आज 6th ग्रेड का बच्चा वो कोडिंग जानता है। बिल्कुल, वो अपने खुद के डेवलप किए हुए गेम्स खेलता है और खिलवाता है लोगों से। आज एआई के बारे में आप बात कीजिए, बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं वो एआई को, वो कैसे कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कैसे इंटरनेट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब 6th ग्रेड का बच्चा सेंसर्स जानता है। हाँ, बिल्कुल। आपको और मुझे नहीं पता सेंसर्स क्या होता है। ठीक है, सीरियसली वो सेंसर्स नहीं पता उसको, आप सर्किट्स नहीं पता हम लोगों को, लेकिन वो बच्चे जानते हैं। वो आज इनोवेट करें। सी पॉइंट क्या है कि नॉलेज है तभी आप इनोवेट कर पाओगे। बिल्कुल, अगर नॉलेज नहीं है तो आप लर्न करोगे, सिर्फ यही है। exactly. अब होता क्या है कि हम 12th ग्रेड तक हम पढ़ते जा रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते हमने क्या पढ़ा हमें खुद नहीं पता। हमने सिर्फ बेसिक वही जो पुराना हमारा ट्रेडिशनल हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी उसी को हम लोग फॉलो किया, हम लोग आगे गए। 10th 12th के बाद हमने सोचा कि भाई हमें करना क्या है, अब बीकॉम करो या बीए करूं या बीएससी करूं या बीटेक करूं, बीबीए बीसीए तो बीबीए बीसीए बात तो ये सब सोचने के लिए ना, क्योंकि हमारा क्या था, हमें हमारी लर्निंग वो बेस हमने कभी क्लियर किया ही नहीं। ठीक है, हम अलाइंड ही नहीं थे फ्यूचर टेक्नोलॉजी से, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं थी हमारी। आज बच्चों की है, बिल्कुल। आज बच्चों के पास एक्सपोजर है जी। आज बच्चों को पता है कि ये मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन को, ये मोबाइल फोन बना, बिल्कुल। आज मोबाइल फोन में कितनी एप्लीकेशंस आती हैं, तो बच्चा ये पूछता है ये कैसे बनती है जी। वो कहता है मैं ऐसी बनाना चाहता हूं। क्या हमने सोचा था? नहीं सोचा था। आज ये बच्चे 6th 7th 8th ग्रेड में बच्चे सोचते हैं। हमारे और आपके टाइम पे तो जब फोन आया था कीपैड वाला आया था या फिर एंड्रॉइड आया, लेकिन आज का बच्चा डायरेक्टली आईफोन यूज कर रहा है। वो कह रहा है इससे भी बड़ा कुछ है क्या? तो बताओ एक्सपोजर। अब ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, क्योंकि आपने ये पॉइंट रखा कि एक्सपोजर। आज का बच्चा, छोटा बच्चा जो 3 साल का है, वो ऑपरेट करता है मोबाइल फोन कितना अच्छे तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल करता है ना, बिल्कुल, क्योंकि उसके पास एक्सपोजर है, उसे पता है, उसके पास है, वो एक्सप्लोर करेगा वो सीखेगा। आप उसको कोई यही लर्निंग प्रोसेस है, ये लर्निंग प्रोसेस है। तो यही लर्निंग प्रोसेस के लिए गवर्नमेंट ने इसको रियलाइज किया। जो बुद्धिजीवी लोग थे, जिन्होंने, जो पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने उस पर काम किया, रिसर्च की, और वो इसको इंट्रोड्यूस किया। जब 2020 में एनईपी आई, तो एनईपी में इसके ऊपर एम्फसाइज करने का कारण यही था कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, या स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को अच्छे से समझे, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझे, सो दैट कि जब वो फ्यूचर में आगे हायर एजुकेशन करेंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो उसमें उनको प्रॉब्लम ना हो, वो बेसिक्स क्लियर करके आए, वो कंपीट करें, वो एक लेवल अप हो जाएगा, कंपटीशन का लेवल अप हो जाएगा ना।
अब हमें कॉम्पीट किससे करना है? हमें कॉम्पीट करना है चाइना से, हमें कॉम्पीट करना है जापान से, कोरिया से। क्यों करना है? क्योंकि वो लोग लीड कर रहे हैं। किस में लीड कर रहे हैं? वो प्रोडक्शन में, टेक्नोलॉजी में लीड कर रहे हैं। हमारा बच्चा कब, हमारे यहाँ का यूथ कब करेगा? कितना बच्चा, कितना यूथ बीटेक करके निकलता है और कितनों को जॉब मिलती है जी? कारण क्योंकि स्किल्स गैप है। एक कहावत हमें बचपन में कही जाती थी, शायद आपको भी कही जाती होगी, कि कभी हम घर में कोई गलती कर देते थे, माँ बाप बोलते थे कि तेरे जितना बच्चा जापान में घड़ी बना देता है, तू ऐसे बैठा है। फैक्ट है। आप ये देखो कि घर घर में एंटरप्राइज बना हुआ है। एक एंटरप्रेन्योर है चाइना के अंदर जी, वो इसीलिए एक्सपोर्ट में लीड कर रहे हैं। वो हमसे 50 नहीं 100 साल आगे। तो चाइना में तो हर छोटे काम वो रोबोट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं छोटा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक, आज हमने डिस्कस किया था कि बार्बर शॉप में रोबोट उनको ला करके वो सप्लाई करता है, वो सामान पहुंचाता है इधर से उधर, और वो डरता नहीं है। कौन? बार्बर जो वहां पर ऑनर काम कर रहा है या उसका जो वर्कर काम कर रहे हैं, वो कोई डरते नहीं है रोबोट से। हम अपने घर में खुला छोड़ देंगे रोबोट? कहीं ऐसा ना हो कि कुछ खराब कर दे, कुछ तोड़फोड़ कर दे, किसी को चोट पहुंचा दे, क्योंकि हमें तमीज ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि वो क्या है। टेक्नोलॉजी नहीं पता हमें, उनको वो टेक्नोलॉजी पता है। इवन अगर कोई छोटा सा उसमें फॉल्ट आ गया तो वो खुद बार बार जाकर ठीक कर लेगा उसको, क्योंकि उनको बेसिक्स पता है। तो हमारे यहाँ हम क्या है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत पीछे। क्यों पीछे? वो यही कारण है। अगर हम इनोवेट कब कर पाएंगे? जब नॉलेज होगी। तो हमारा बच्चा तो पहले 12th ग्रेड तक, जब 17-18 साल का होता है, तब तक तो वो सीख ही रहा होता है, तो वो इनोवेट कहां से करेगा? और जब वो सीख करके हायर एजुकेशन कंप्लीट करता है, इनोवेशन की बात आती है कि इनोवेट करेगा, तब उसको जॉब करनी होती है। जॉब नहीं करेगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर आता है कि भाई जॉब करो 24 साल में, 25 साल में। स्टेम एजुकेशन ये सपोर्ट करती है कि आपका बच्चा 6th ग्रेड से 12th ग्रेड तक वो इतना स्किल्ड हो जाए, उसको ये पता हो कि टिंकरिंग क्या है, कोडिंग क्या है, कोड क्या है, कैसे काम करता है, वो इकोसिस्टम, कंप्लीट इकोसिस्टम उसको पता हो। आपको पता है 3D प्रिंटर कैसे ऑपरेट होता है? 3D प्रिंटर भी कोडिंग से होता है, जी कोड यूज होता है। और 3D प्रिंटर से हम किसी भी चीज का 3D मॉडल बना सकते हैं। अब 3D मॉडल प्रिंट करने के लिए आप और मैं उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन 6th ग्रेड का बच्चा कर देगा, 7th ग्रेड का बच्चा कर देगा, और उसका अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा केवल इसी एक्सपोजर की वजह से। तो आपके स्टैम्प के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में हमारे बच्चे भी रोबोट बनाएंगे? हमारे बच्चे रोबोट अभी बना रहे हैं। अच्छा। आप देखो ना, लाइन फॉलोइंग रोबोट कॉम्पिटिशंस होते हैं, इतने कॉम्पिटिशंस से गवर्नमेंट भी करा रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, और बड़े प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी करा रही है। एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस भी होते हैं, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट होते हैं। तो वो कॉम्पिटिशंस बेसिकली वहां पर जाकर बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं। तो कॉम्पीट वो तब कर रहे हैं जब वो ले जाकर के खुद के बना करके ले जा रहे हैं ना, वो वहां चला रहे हैं उसको, और वो चला रहे हैं, उनको पता है कि कौन से सेंसर्स यूज हो रहे हैं, उनको पता है कि इसको कमांड कैसे देनी है, इसको कोडिंग क्या करनी है, कैलिब्रेट कैसे करना है, वो सब पता है। तो बेसिकली स्टेम पे वर्क कौन करता है? देखिए, स्टेम पर वर्क करने का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। स्टेम एजुकेशन की ये पॉलिसी बनी तो गवर्नमेंट ने अपने साथ कुछ इनिशिएटिव भी लॉन्च किए। 2016 में एक अटल टिंकरिंग लैब, ATL, ठीक है, ये लॉन्च हुआ। तो ATL लॉन्च हुआ है तो नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है, और नीति आयोग ने बड़ा वो किया है इस पे फोकस कि भाई मैक्सिमम अप्रोच किया जाए। तो अभी तक टोटल अगर मैं बताऊं तो टोटल 10,000 ATL लैब्स बन चुकी हैं अक्रॉस इंडिया। इसरो तक ने भी अडॉप्ट की हैं। अच्छा। इसरो ने स्टेम प्लस एविएशन टेक्नोलॉजी के ऊपर ATL लैब्स अडॉप्ट की हैं। अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं कि 8,000 स्कूलों में ATL लैब्स बन चुकी हैं अब तक, और सिर्फ 8,000 ATL लैब्स ही नहीं बन चुकी हैं। ये तो ATL लैब्स है, चलो ATL की बात करता हूं क्योंकि इसमें टिंकरिंग पे फोकस ज्यादा हो रहा है। आप स्टेम की बात करोगे तो इतने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रही हैं। आपको CSR के बारे में पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपना चलाती है, ठीक है। फाउंडेशंस होते हैं, तो वो फाउंडेशंस के थ्रू उनको एग्जीक्यूट कराते हैं, इंप्लीमेंट कराते हैं। तो इसमें बहुत फाउंडेशंस के थ्रू बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जगह जगह, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मेजरली उनका फोकस होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में वो स्कूल्स में वो स्टेम लैब डेवलप करा रहे हैं। तो वो कैपेसिटी के हिसाब से करा रहे हैं। कहीं प्राइमरी स्कूल है, कहीं पर सेकेंडरी स्कूल है, कहीं पर हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो वहां पर वो देख रहे हैं कि जैसा स्कूल उस हिसाब से स्टेम लैब
बनाना, तो वो उसको कस्टमाइज कर दे रहे हैं जी है ना। तो जहां पर हायर सेकेंडरी है, जैसे कुछ मैं एग्जांपल दूंगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने लैब डेवलप की है, वो बहुत बेसिक बनाई, जहाँ प्राइमरी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जी और जो हायर सेकेंडरी है वहां पर काफी अच्छी, जहां पर स्टेम प्लस एविएशन तक भी वहां पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और डेवलप किया हुआ है, और बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ, आप सोचिए कि जो बच्चा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आता है, अफोर्ड नहीं कर सकता अपनी कपड़े, खाना, जूते, किताबें, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल वो बच्चा आज एटीएल सॉरी ये टिंकरिंग लैब और स्टेम लैब का बेनिफिट उठा रहा है। क्यों? वो सीएसआर की वजह से। लेकिन इस टाइम गवर्नमेंट सेक्टर ही ज्यादा बढ़ावा दे रही है, प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं हो पा रहा कि वो इस टाइम पे वर्क नहीं, प्राइवेट सेक्टर क्या, प्राइवेट कॉर्पोरेट्स तो कर रहे हैं ना, कॉर्पोरेट्स मैंने आपको बताया सीएसआर कर रहा है, जी प्राइवेट स्कूल में नहीं है। हाँ प्राइवेट स्कूल में मैं देखो सीएसआर प्राइवेट स्कूल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि भाई प्राइवेट स्कूल फॉर प्रॉफिट काम कर रहा है, वो कर रहा है तो उसको अपने हिसाब से बनाना चाहिए। सीएसआर काम ही सामाजिक उसके लिए करते हैं, तो जहां पर जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हैं, या जहां पर वो कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते हैं, तो वहां पर वो लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा जा सके। प्राइवेट सेक्टर स्कूल का जो कहना है वो ये कहना है, अगर हम ये सब कराएंगे तो हम पढ़ाई नहीं करा पाएंगे, बच्चे के ऊपर पढ़ाई का बोझ इतना है आज की डेट में। इसका मतलब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पढ़ नहीं रहे? हाँ, वो तो जाने। गलत, बिल्कुल गलत। गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा आप उसको खड़ा कर दो एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे के सामने, और आज मैं एग्जाम्पल बार बार एग्जाम्पल की बात करता हूँ, मैं इतने ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिनके पास वो एक्सपोजर है, एक रिक्शा चलाने वाला, जी उसका बच्चा वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है कि वो compete करेगा, वो आपके प्राइवेट स्कूल के बच्चे को दबा देगा, जी और वो नॉलेज इतनी कैरी करता है क्योंकि उसके पास आज वो एक्सपोजर है। क्यों? और वो देखता है कि मेरे घर में ये कमी है, तो मैं इसको कैसे कर पाऊंगा? मैं इसलिए कर पाऊंगा क्योंकि मुझे ये आज मौका मिला है सीखने का, ज्यादा से ज्यादा सीखने का, वो मैक्सिमम टाइम उसमें देता है लैब में, ठीक है। और एकेडमिक्स में इसका फायदा होता है, इसका बेनिफिट ही होता है, क्योंकि आपकी जितनी भी देखो कॉन्सेप्ट्स हैं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं, ठीक है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, और ये स्टेम जितना देखो, साइंस आप पढ़ रहे हो तो साइंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, बिल्कुल टेक्नोलॉजी एडिशनल होता है, इंजीनियरिंग एडिशनल होता है, बट इसमें भी जो आप यूज करते हो टेक्नोलॉजी, वो भी तो वही आता है, इसमें फोर्सेस आप पढ़ते हो, हैं मैग्नेटिक, आप उसके लिमिटेशन वगैरह सब पढ़ते हो, तो ये सब इसी में भी आता है, आपके एकेडमिक्स में भी आते हैं, ठीक है। सेंसर्स, सर्किट्स, ये सब पढ़ते हो, फिजिक्स में आता है। आप अब मैथ्स और साइंस आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है, तो जब मैथ्स भी पढ़ रहे हो, मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, वो फिजिकल मॉडल है ना। अभी क्या है, मैथ्स हमने पढ़ी थी, तो क्या मैथ्स की कोई लैब देखी थी हमने? नहीं देखी। मैथ्स की लैब नहीं देखी है हमने, मैथ्स में कुछ पढ़ा नहीं है हमने, उस हिसाब से हमें सिर्फ रटना होता था कि ये, हमारे टीचर तो हमसे बोलते थे कि भाई आप एक काम करो, ये फॉर्मूला है a²b², इसको रट लो, ये ऐसे होगा, अब कॉन्सेप्ट फिर बताएंगे, ये रट गया, याद हो गया, अब इसको ऐसे से यहाँ पर इंप्लीमेंट करो। अरे भाई उसको अच्छे से उसको समझो ना, को वो फॉर्मूला है क्यों, बनाया क्यों है, उसका लॉजिक क्या है, आप पहले ही अगर उसको क्लियर कर दोगे तो आगे प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आज मैं आपको दोबारा से इतना घुमा फिरा के मैंने बात की है, तो मैं दोबारा से उसको अलाइन करता हूं कि इसका बेनिफिट ये है कि जब बच्चा 6th से 12th ग्रेड तक अपने बेसिक्स क्लियर कर देगा, बिल्कुल ठीक है ना, साइंस के, मैथ्स के, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी के, तो वो जो बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, तो 12th ग्रेड के बाद जब वो हायर एजुकेशन में जाएगा तो वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, उसको बेसिक नॉलेज होगी, और वो जब हायर एजुकेशन पढ़ेगा तब वो इनोवेट भी कर पाएगा, क्योंकि उसको बेसिक्स क्लियर है। बिल्कुल वो क्या करेगा, वो एक्सप्लोर करेगा, वो नई चीजें सीखेगा और इनोवेट भी कर पाएगा। अदरवाइज जब 12th के बाद बच्चा जाता है तो वो वहां पर सीखने में ही टाइम निकाल देता है, उसको इनोवेशन के बारे में कुछ नहीं पता। तो अभी मैं आपकी बात बीच में रोक के बोलना चाहूंगा, अभी आप बोल रहे हो कि 6 से 12th ग्रेड तक बच्चा इस टाइम पे काम करे, यानी कि इसको ले, लेकिन अगर मेरा सपना ही कुछ और है और मुझे घर वाले बोलने के इस टाइम पे जाओ, तो सीधा सीधा आपको तो इस टाइम थोप रहा है कि आप लैब में जाओ, ये सीखो वो सीखो, लेकिन बनना मुझे कुछ और है। आज की आप जनरेशन देख रहे हो, तो सीधा सीधा कि पहले मैं इस पे वर्क करूं, इस टाइम पे पढूं, इंजीनियर की कोर्स करूं, ये सब करूं, फिर मैं अपना वो इस सेक्टर में जाऊं, तो सीधा सीधा इस टाइम तो यही बोल रहा है ना। नहीं, एक और बात अब समझ लीजिए जी, 2 तरीके के लोग होते हैं, जिनका दिमाग या तो एनालिटिकल माइंड वाले लोग होंगे या क्रिएटिव वाले। ठीक है। तो जो क्रिएटिव माइंड होता है और एनालिटिकल माइंड होता है, ये
एनालिटिकल कभी भी क्रिएटिव की तरफ नहीं जाएगा और क्रिएटिव एनालिटिकल की तरफ नहीं जाता। रीजन मैं इसमें भी एग्जांपल देता हूँ। साइंस वाला उसको बोलो कि आर्ट्स के बारे में पढ़ना है, उससे डिस्कस करोगे, उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा, वो बात ही नहीं करेगा। सेम आर्ट्स वाले को आप बताओगे क्रिएटिव, जो जिसका क्रिएटिव माइंड है, तो उसको बोलोगे तो वो साइंस वो बात ही नहीं करना चाहेगा, इंटरेस्ट नहीं आता। हम इस स्टेम के थ्रू बैलेंस कर सकते हैं। आपको पता है कि आप आर्ट्स भी एक साइंस के थ्रू आप उसको एनहांस कर सकते हो, आर्ट्स को भी। अब क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिव हो, बिल्कुल कोई भी साइंटिस्ट बिना क्रिएटिविटी के कोई इनोवेट कर पाया है? नहीं कर पाया। तो बैलेंस थे। तो वही चीज हम यहाँ पर लाना चाहते हैं। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे, हम थोप नहीं रहे हैं भाई, आपको 10th तक तो 9th तक तो पढ़ना ही पड़ेगा ना साइंस। तो जो पढ़ रहे हो उसके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर करो, क्या पता आपका इंटरेस्ट इसमें आ जाए, और नहीं भी आता है तो ये आगे लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट ही देगा। बिल्कुल ठीक है, आप आर्ट्स को भी रिलेट कर पाओगे साइंस के साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप सांस ले रहे हो जी, तो साइंस, सांस लेने के पीछे भी साइंस है। बिल्कुल ठीक है, अब ये साइंस पता होनी चाहिए ना हम लोगों को, या सिर्फ सांस लेना है। हम लोग योगा करते हैं, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, उसके पीछे साइंस है। हम कितनी कैलोरी ले रहे हैं, हमें कितनी कैलोरी बर्न करनी है, उसके पीछे सब साइंस है। तो नितिन जी, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि स्टेम एजुकेशन में स्कोप कितना है? देखिए, स्टेम एजुकेशन का स्कोप गवर्नमेंट स्कूल्स में जी, कॉर्पोरेट कर दे रहा है कवर। ओके, CSR के थ्रू गवर्नमेंट कर रही है, ATL के थ्रू, जिसमें आपके APSS भी हैं, KVs भी हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, और नवोदय विद्यालय भी हैं, इवन CSR भी वहाँ भी करते हैं, या वो लोग जो बोर्ड के स्कूल्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, वहाँ भी करते हैं। आती है बात प्राइवेट स्कूल्स की, ना स्कोप है। आप एक एग्जांपल लीजिए, आपका बच्चा ग्रेड 6 में, 7th में, 8th में, 10th 12th में कभी ये लेके आया है कि मुझे रोबोटिक्स का कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है? कभी सुना है आपने? अभी तो मेरा बच्चा छोटा है, लेकिन मैं जितने जानता हूँ वो लेके ही नहीं आया, मेरे सामने कोई नहीं लेके आया। भतीजे भी हैं, भाई के भी हैं, बहुत कोई बच्चे नहीं लेके आता। जी, प्राइवेट स्कूल्स में फीस स्ट्रक्चर आप देखो, जी, 5,000, 6,000, 10,000, 13,000, जी, 12-13,000 के जो फीस स्ट्रक्चर वाले स्कूल्स हैं, वो तक आपको स्टेम की अलग से कोई लैब नहीं बनाई हुई है, और ना वो उनकी अलग से कोई क्लासेस है। कंप्यूटर लैब बना के तो रखते हैं, उसका भी एक्स्ट्रा कंप्यूटर लैब का स्टेम से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, कंप्यूटर लैब, मैं लैब के बारे में बात कर रहे हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में कंप्यूटर लैब भी बनाता है, उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज करता है। तो प्राइवेट स्कूल्स का क्या है कि वो लोग एनकैश करते हैं हर एक सुविधा को, हर एक सर्विस को जो वो एडिशनल दे रहे हैं। जी, मैं तो कहता हूं कि वो लोग एडिशनल वो चार्ज कर रहे हैं तो 500 रुपए और एक्स्ट्रा ले लो, बिल्कुल, ठीक है, बट हमारे बच्चों को वो टेक्नोलॉजी सिखाओ, स्टेम सिखाओ, सो दैट कि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, वो compete करें। मेरा बच्चा 12th के बाद compete करेगा गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से। वो बच्चे जो आज 6th ग्रेड में, वो अपना खुद का एक एप्लीकेशन, जी, खुद की अपनी एक वीडियो गेम डेवलप करके खेल रहा है और खिला रहा है लोगों को। मेरा बच्चा उससे कॉम्पीट करेगा, वो कैसे कॉम्पीट करेगा? बिल्कुल। फिर तो मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चे को उस प्राइवेट स्कूल की जगह गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा दूं। सबकी सोच आपकी जैसी नहीं है, स्टैंडर्ड भी मायने रखता है ना सबके यही तो स्टैंडर्ड नहीं है ना, क्योंकि मेरा बच्चा भी वहां पर वो उसको अडेप्ट नहीं कर पाएगा ना वहां के एनवायरनमेंट को। वो देखेगा सब बच्चे कैसे हैं। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बट मैं ये कहता हूँ कि मेरी अपील है हर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से और एक स्कूल से, उस बोर्ड से, कि भाई आप लोग स्टेम एजुकेशन को मैंडेटरी कर दो स्कूल, क्योंकि अगर वो बच्चा स्टेम का एक्सपोजर लेगा तो 12th ग्रेड के बाद वो compete करेगा। एक प्लेटफॉर्म दे दो आप उसको। एग्जैक्टली, नहीं, 12th के बाद जब compete करे तो सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हो, सब एक ही जगह से निकले हो, एक तरीके से, एक तरीके का बैकग्राउंड हो। आज वो बच्चे वो खा जाएंगे, वो शार्क हैं, मैं उनको शार्क मानता हूँ, वो खा जाएंगे इन छोटी छोटी मछलियों को। ये छोटी मछली अगर इनके पास एक्सपोजर नहीं है तो उनको तब मेहनत करनी पड़ेगी जब वो मेहनत नहीं करनी है उसकी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल, यही है प्रॉब्लम, ही ये है। तो स्टेम का स्कोप तो इतना है कि आने वाले समय में, अभी तो हर स्कूल को चाहिए स्टेम एजुकेशन, हर बच्चे को सीखना होगा, और जिसकी ये स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, वो बच्चा आगे compete करेगा, वो आगे जाएगा। आने वाले समय में आप ये देखोगे कि घर घर में
आपको पता होगा कि एक योजना चल रही है और हमारा एक मिशन भी चल रहा है जी भारत में, जी ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट, यही है ना, बिल्कुल यही कि है, बनाओ। बनाओ। वो भी कह रहे हैं कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन यूनिट्स लगाओ, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। तो क्यों क्यों कर रही है? वो चाहते हैं, उनको समझ में आता है, वो सब देखा है हमने, चाइना में घर घर में एक एंटरप्राइज बनी हुई है, एक यूनिट लगी हुई है। जी वो चाहते हैं कि यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, बिल्कुल। जितना प्रोडक्शन होगा, आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन होंगे, वो एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो इकोनॉमी भी बढ़ेगी ना भाई। बिल्कुल। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? मैं एक यूनिट लगाता हूं तो 5 से 6 लोगों को एक नौकरी तो दूंगा, छोटी यूनिट में भी। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी लगाऊंगा तो ज्यादा ज्यादा बढ़ा दूंगा जी नहीं। तो अगर मैं 5-6 लोगों को नौकरी दूंगा तो उनका रोजगार चलेगा, मेरा भी चलेगा, जी मेरी ग्रोथ होगी। जाहिर सी तो बात है। जाहिर सी बात है कि हमें सबको ये समझना होगा कि एजुकेशन बेस है। अगर हम उनकी सोच को बदल पाए, उनकी काउंसलिंग कर पाए, तो ये आगे जाकर के मिरेकल करने वाले हैं। और ये मिरेकल ये अभी से शुरू करना होगा। एक बीज बोते हैं, उसको सालों साल हम लोग रोपते हैं और पानी डालते हैं, जी तब जाकर के वो एक पेड़ बनता है, वो छाया देता है, फल देता है। अब हम ये सोचते हैं कि हम अभी दें और अभी से रिजल्ट आया, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये जो बच्चे हैं, अगर हम छठी क्लास से 6th ग्रेड से अगर हम उनको ये प्लेटफॉर्म दे देते हैं, तो वो 12th ग्रेड तक, वो आप देखेंगे उसमें क्या डिफरेंस होगा। हो सकता है 12th ग्रेड तक वो कुछ और नई चीज इजाद कर ले। और ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने कॉपीराइट कराए हैं, अपना खुद का एक इनोवेटिव आइडिया ला करके उन्होंने कॉपीराइट कराए। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कश्मीर का। जी कश्मीर में एक यही नेशनल मीट होती है बाहर, कश्मीर का बच्चा है, वहां उन्होंने देखा कि सेब होते हैं, ठीक है, जो सेब होते हैं उनको कैटेगराइज करके, भाई उनको अलग क्या करते, सेग्रीगेट करते हैं, उनको अलग अलग रखते हैं। बिल्कुल। तो वो उनको क्या कैटेगरी के हिसाब से करते हैं, किसी का वेट, किसी का साइज, ठीक है, किसी क्वालिटी वाइज करते हैं। क्वालिटी वाइज। तो वो क्या किया उन्होंने एक मशीन बनाई और मशीन में अलग अलग उन्होंने ढांचे बना दिए कि इसमें इस साइज का ही आएगा। तो उन्होंने एक उसको सेग्रीगेट कर दिया, वो दूसरी बकेट में जाता है। ठीक है। दूसरा बनाया कि उसमें इस डायमेंशन का जाएगा, इस वेट का जाएगा, वेट वाइज उन्होंने कैटेगराइज कर दिया, डायमेंशन वाइज उन्होंने कैटेगराइज कर दिया। तो वो एक मशीन, वो आगे क्या हुआ, उसमें मैन पावर कम लगी और उन्होंने एक इनोवेटिव आइडिया कर दिया, क्योंकि वहां पर एग्जाम्पल टाइम कंज्यूम कम कर रहा है ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने उसको 1 लाख रुपए दिया, उस बच्चे ने कॉपीराइट करा दिया। अच्छा। अब वो उसने बनाया था प्रोटोटाइप, अच्छा। अब उसको बड़े लेवल पे बनाएगा। ठीक है, अभी तो बात करते हैं स्टैम्प के बारे में, अब बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग के बारे में। तो पर लैब कॉस्टिंग क्या रहती है स्टैम्प की? ये वेरी इसलिए करता है कि जब कस्टमाइज लैब होती हैं, कई जगह ये 7-8 लाख से भी बन जाती है, क्योंकि टिंकरिंग और स्टेम में अगर आप बात करोगे तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, ठीक है। थोड़ा टिंकरिंग थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, फिर जितना हाई एंड बनाओगे उतना ही एक्सपेंसिव होगा। ATL थोड़ा सा और एक्सपेंसिव होती हैं। तो लोग मैं बताऊं, एक स्टैंडर्ड और एक अच्छी लैब जो बन जाती है वो 12-13 लाख रुपए में बन जाती है। 12 से 13 लाख रुपए। 12 से 13 लाख। तो एक बच्चे को कितना टाइम देना चाहिए लैब में आपके अकॉर्डिंग? मेरे हिसाब से एक बच्चे को कम से कम 4 घंटे जी 1 हफ्ते में देना चाहिए। 4 घंटे 1 हफ्ते में? 3 से 4 घंटे 1 हफ्ते में, 1 हफ्ता देना चाहिए, 1 वीक में। जी। कारण क्योंकि जितना वो समय देगा उतना वो एक्सप्लोर कर पाएगा। ये वो चीज नहीं है कि आप देख करके सीख जाओ, सिर्फ आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। ठीक है। तो जितना आप प्रैक्टिकली जाओगे, करोगे, देखोगे चीजों को और पूछोगे, उतना ही आप सीखोगे। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये डर तो रहेगा कि स्कूल में 7 से 8 घंटे तो वैसे ही दे रहा है, अगर 1 से 2 घंटा वो इस टाइम में दे लेगा तो फिर पड़ेगा क्या? कि यही माइंड में चलता है कि पेरेंट्स कैसे देखेंगे इसको कि आपने मुझसे पूछा कि देना चाहिए जी, तो ये मैंने इसलिए बोला है। अदरवाइज आइडियली क्या होता है कि जो स्कूल्स हैं वो भी अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं अपने करिकुलम से, तो एकेडमिक से, तो इसीलिए इसलिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 1 हफ्ते में मिलता है। और ये स्टैंडर्ड है हर एक स्कूल में। जो टाइम टेबल बनता है, वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं, जो वहाँ के फैकल्टीज होते हैं, वो अपने आपस में डिस्कस करके वो हमें 1 घंटा पर कैंडिडेट, पर स्टूडेंट, पर वीक या 2 आवर्स
पर वीक में मिल जाए, दे तो देते हैं। स्कूल तो यही चाहेगा ना, अपने 7 से 8 घंटों में पहले वो अपने पूरे जो उसी में सब्जेक्ट है उसी को पूरा करें। होता है 7 से 8 घंटे में। आप ये देखो कि मैं आपको आप किसी से पूछना, आप चेक कर लेना। मैं जानता हूँ, मैं अपने बच्चे का भी देखता हूँ, मैंने और भी स्कूल्स में मैं इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसलिए बता रहा हूँ, जी। क्योंकि उनके पास 0 पीरियड्स होते हैं, हुँ। ठीक है ना? रोज 30 से 40 मिनट हर क्लास के फ्री होते हैं, हर क्लास के फ्री होते हैं। और 30-40 मिनट अगर मैं ये कहता हूं कि उस बच्चे को और बाकी एक्स्ट्रा जो काम करा रहे हो आप कराओ, लेकिन उसको 1 घंटा 2 घंटा 1 वीक में लैब में दे दो। तो ये तो स्टूडेंट के लिए भी और कॉलेज के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि वो कैसे मतलब इस चीज़ को पूरा करेंगे। नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो अपने जो उनका करिकुलम होता है, जो सिलेबस होता है, उसको कवर करते हैं और हर एक स्कूल में हुँ। पीरियड्स मिलते हैं उनको, ठीक है ना? उनको पीरियड्स मिलते हैं, 0 पीरियड होते हैं, कोई लास्ट का पीरियड होता है कि भी ठीक है वो फ्री है, कोई टीचर नहीं आया है, तो वो जो उसमें वो क्या करते हैं, वो बैठे हुए खाली बैठ करके बच्चे क्या करें, अपने हिसाब से कर लो जो करो। वो जो टाइम होता है उसको दो ना आप लैब में। ठीक है। आपने लैब बनाई है, उस बच्चे को दो एक्सप्लोर करने के लिए, वो जाकर करे। वो यहाँ बैठा हुआ है, वो बैठ करके कुछ और खेल रहा है, सीख रहा है या शैतानी कर रहा है, वो वहां जाके करेगा ना तो वो सीखेगा, वो एक्सप्लोर करेगा। और इस एज में जब बच्चा काम ज्यादा से ज्यादा सीखेगा, एक्सप्लोर करेगा, वो उसके दिमाग में हमेशा पूरे लाइफ टाइम रहता है। तो आपके अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी होना चाहिए ये भी, या फिर बच्चा अपने मन से करे कि वो जाना चाहता है, लैब जॉइन करना चाहता है कि नहीं करना चाहता? देखिए मेरे हिसाब से तो मैं तो अपने बच्चों को मैंडेटरी करना चाहूंगा। जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके लिए होना चाहिए, ये सबके अपना अलग अलग विचार हो सकते हैं, हुँ। लेकिन मैं अपने बच्चे को तो मैंडेटरी कराना चाहूंगा। अगर उसको मिलता है, ये स्कूल में है और ये एक्सपोजर है, तो मैं बिल्कुल दूंगा। क्योंकि बच्चे को नहीं पता, हुँ। बच्चे को नहीं पता कि उसका बेनिफिट क्या होने वाला है। बिल्कुल। वो अगर ना भी लेगा ना साइंस आगे, कि साइंस उसमें डोमेन में कोई आगे फर्दर स्टडी नहीं करेगा, हुँ। हायर स्टडी नहीं करेगा, तो भी मैं उसको ये कराना चाहूंगा। हम सिर्फ बुक्स की वजह से डर के नहीं पढ़ते थे, जी। लेकिन जब प्रैक्टिकली आप करते हो ना, साइंस लैब में आप जाते हो, हुँ। तब आपको पता चलता है कि साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चों को एक्सपोजर ही नहीं है ना, मोबाइल फोन का एक्सपोजर भी मिला है, तभी तो बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है, वह छोड़ना नहीं चाहता उसको। ये भी तो टेक्नोलॉजी है। हुँ। वो जिस एप्लीकेशन को वो देख रहा है, वो एप्लीकेशन भी तो टेक्नोलॉजी है। वो बच्चा अगर उसको करेगा, देखेगा, तो शायद उसके अंदर ये जिज्ञासा भी आए कि ये कैसे बनी है। वो बिल्कुल सोचेगा। मेरा बच्चा मुझसे पूछता है, जी। वो कैसे बनी है, कौन सी लैंग्वेज होती है, क्या होती है, मैं कैसे कर सकता हूं, मैं भी करना चाहता हूं। करो। और ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं जो ये बोलते हैं, मेरे दोस्त बोलते हैं, मुझे बताते हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में बताते हैं जी। कि हमारा बच्चा भी कहता है कि मुझे भी बनानी है। और 14 साल के बच्चे ने 100 करोड़ की कंपनी बना दी। हुँ। सुना है? हाँ, बिल्कुल सुना है, बिल्कुल। तो बच्चे तो मोबाइल एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखते हैं ना, लैब को तो नहीं देखेंगे एंटरटेनमेंट के हिसाब से, क्योंकि वहाँ उन्हें कुछ सीखना है और बच्चा सीखना चाहता नहीं, नहीं। यही तो डिफरेंस है। जी। वो एंटरटेनमेंट में ही वहां पर सीखता है। मैं तो ये एग्जांपल मैं तो दे रहा हूं ना, मैं सिखा रहा हूं बच्चों को, हम लोग सिखा रहे हैं। जी। मैं कितनी लैब्स में विजिट करता हूं, मैं जाकर के देखता हूं, जो ट्रेनर्स होते हैं वो बच्चों को इस तरीके से एंगेज करते हैं, वो बच्चे इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं। वो कहते हैं कि सर हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे स्कूल से ज्यादा, जी। स्कूल ओवर हो गया, अब 1 घंटा हमें यहाँ बिठा लो, जी। आप हमें सिखाओ। इंटरेस्ट आने लगा। वो जो साइंस से बचता था ना बच्चा, वो साइंस में इंटरेस्ट लेने लगा, उसके मार्क्स अच्छे आने लगे साइंस मैथ्स में। अब ये डिफरेंस देखो, तो ये डिफरेंस है, इसका एडवांटेज है। मैं इसको कभी डिसएडवांटेज नहीं लेके जाता, इसका मैं कभी नहीं मानता हूँ, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज ना तो स्कूल करेगा, ना ही बच्चा करेगा अपने एकेडमिक से। बच्चा क्या, बच्चे को पता नहीं है, जी। बच्चे को गाइड करना, काउंसिल करना, वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंट्स को पता है कि उसके आगे फ्यूचर के लिए क्या बेनिफिटेड है, बेनिफिट के लिए हमें पता है, हम एक्सप्लोर करते हैं, हम कर सकते हैं। हमारा हमारा इंटेंट ये है कि हमारा बच्चा आगे सक्सेसफुल हो, तो उसके लिए हमें सब एक्सप्लोर करना पड़ेगा और हमें बताना पड़ेगा अपने बच्चे को कि ये आपके लिए जरूरी है। और बच्चा नहीं भी करेगा तो उसको थोड़ा पुश करना पड़ेगा। तो नितिन सर, अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट सेक्टर स्टेम लैब बनाना चाहे तो वो किसके पास जाए, कैसे कांटेक्ट कराएं, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में आप? देखिए जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल बनवाना चाहता है, जी। तो गवर्नमेंट स्कूल पहले ये देखे कि उसके पास स्ट्रेंथ क्या है बच्चों की। ओके। स्ट्रेंथ के साथ साथ फिर अगर उसे लगता है कि भी ठीक है वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है, इंटरेस्ट है, तो वो रीच आउट करे अपने जो उनका डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होता है, ओके। डीईओ, ठीक है, वहां पर जाएं फिर डीईओ से, और उनका एक एजुकेशन
डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, तो वहां तक भी वो कर सकते हैं, उनके थ्रू वो रीच आउट कर सकते हैं CSR को या गवर्नमेंट को, ठीक है। तो या फिर वो डायरेक्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारे होते हैं या स्टेट लेवल होते हैं, तो उनके थ्रू वो रीच आउट कर सकते हैं CSR को। CSR अगर उनको लगता है कि भी ठीक है यहाँ वायबल है, तो वो डेवलप करके दे देंगे, वो डेवलप कर देंगे, मतलब वो अपनी जो एजेंसीज हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है, उनके थ्रू वो डेवलप करा देंगे। और मैक्सिमम जो CSR होते हैं वो सपोर्ट भी करते हैं ट्रेनिंग का। हाँ, तो 1 साल 2 साल 3 साल की ट्रेनिंग का भी सपोर्ट करते हैं कि भाई हमने लैब डेवलप कर दिया, तो वो ट्रेनर भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो स्टैम्प अगर किसी बच्चे ने ली 6 ग्रेड से स्टैम्प ले ली उसने, स्टैम्प पे काम कर रहा है वो 12 तक, तो इसका कोई सर्टिफिकेट या डिग्री मिलती है जैसे कि? इसका कोई सर्टिफिकेट डिग्री नहीं है। अच्छा, इसका कोई सर्टिफिकेट डिग्री नहीं है। इसमें देखो सर्टिफिकेट डिग्री क्या होता है, मैं आपको बताऊं। डिग्री ये स्टेम इंटीग्रेट क्या है आपके स्कूल एजुकेशन में, ओके, बट स्कूल में ये आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, ये आपकी नॉलेज है। अच्छा, ठीक है। अब आपकी क्वालिफिकेशन कैसे बनती है कि आपने अब नॉलेज तो ले ली जी, आपने नॉलेज गेन कर लिया, लेकिन नॉलेज गेन करने के बाद जब आप compete करते हो ना कॉम्पिटिशन्स में, तब आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। अच्छा, अगर आप परफॉर्म करते हो, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड उसमें आइए, पोजीशन पे आइए, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। हो सकता है आपको पार्टिसिपेशन का भी मिल जाए। तो पार्टिसिपेशन का तो मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा वैल्यू सबकी है, पार्टिसिपेट करने की भी है, बट बाजी कौन मार के जाएगा? वो मार के जाएगा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे, और फर्स्ट सेकंड थर्ड वही होंगे जो एफर्ट डालेंगे। नहीं, बिल्कुल। तो ये हमें एजुकेट करना पड़ेगा अपने बच्चों को। एजुकेशन है, आप सीखो, लर्न करो, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करो, और फ्री हैंड दो अपने बच्चों को। फ्री टाइम में जब वो टीवी देखते हैं, वो जो टीवी देखते हैं, वो टीवी एक्सप्लोर करने के लिए देखे तो समझ में आए, लेकिन वो टाइम वेस्ट करने के लिए देखते हैं। जी, खेल स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है, बच्चों को स्पोर्ट्स भी कराना चाहिए, जी, ठीक है, बट वो क्या गेम खेल रहे हैं ये भी हमें मॉनिटर करना चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा टाइम है, मैं कहता हूँ खिलाओ उनको, स्पोर्ट्स दो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराओ, साथ के साथ ये भी कराओ। आप अपने बच्चों को घर में ला करके दो ना किट्स, स्नैप सर्किट किट आती हैं, वो ला करके दो, बच्चे को पता चलेगा कि ये सर्किट्स कैसे काम कर सकते हैं, एक फैन कैसे काम करता है। आप उसको वो किट्स ला के दीजिए मैकेनिक्स की, वो देखे कि मैकेनिकली कैसे स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। तो नितिन सर, ये गवर्नमेंट स्कूल के लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है। अब देख रहे हैं, पहले वो लैब बनाएगा, फिर उसके लिए स्पेशल टीचर हायर करेगा, तो बहुत सारे बर्डन आ गए ना उस पे। तो अब आप एक चीज देखिए कि जब आप फ्रेंच पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में, जी, जो फ्रेंच टीचर आता है उसकी जो सैलरी होती है वो ज्यादा एक्सपेक्ट करता है, ज्यादा लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका एक आप पैसा चार्ज करते हो ना, प्राइवेट स्कूल मांगता है ना पैसा, आप उसका भी मांग लो। जब एक पेरेंट आपको 8,000 10,000, मैं कहता हूँ 5,000 भी दे रहा है ना आपको महीने का, तो 500 रुपए और दे देगा। आप ये एडिशनल देके तो देखो, उसके बाद वो डिफरेंस देखो बच्चे का कि वो घर आकर के कितनी क्वेरी करता है और कितना एक्सप्लोर करता है और कितना इन्वेंट करता है, इनोवेट करता है, इनोवेशन लेके आता है अपनी लाइफ। तो पेरेंट्स तो आज की डेट में ऐसे भी परेशान है फीस की वृद्धि को लेके, और एक और ऐड ऑन हो जाएगा फिर परेशान होंगे। लेकिन अभी क्या है ना कि वो कंपेयर किस चीज से कर रहे हैं कि वही ट्रेडिशनल पढ़ाई कर रहा है मेरा बच्चा और उसी का फीस बढ़ती जा रही है, कुछ एडिशनल नहीं सीख रहा ना मेरा बच्चा। अगर क्यों हम लोग, अब पेरेंट्स को देखो, आप पेरेंट्स एकेडमी नहीं करा रहे हैं? बिल्कुल करा रहे हैं, अपने बच्चे को एकेडमी ले जाते हैं, एडिशनल ट्यूशंस कराते हैं। क्यों नहीं, क्यों भेजते हैं वो दूसरी ओर सिखाने के लिए? आप एक स्टेम लैब खोल दो यहाँ पर, और आप देखो, आप एक बार डाल देना कि ठीक है ये ऐसे यहाँ पर स्टेम एजुकेशन दी जाएगी और कॉम्पिटिशन कराए जाएंगे, ठीक है, और कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराया जाएगा, बच्चे को ये एक्सपोजर मिलेगा। आपको पता है कि इसमें कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशंस होते हैं और बच्चे वहां जाते हैं, वो भी स्पॉन्सर्ड होते हैं, लोग करते हैं। अब इसका बहुत स्कोप है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि हमें आप पूछो ना, मैंने तो पेरेंट्स से बात की है जी, लोग अगर 5,000 रुपए महीना अगर बच्चे की स्कूल फीस दे रहे हैं, वो बसेस की फीस दे रहे हैं 2-2 3-3 हजार रुपए, 8-8 10-10 हजार रुपए वो महीने फीस दे रहे हैं, बच्चे की एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, वो 2,000 रुपए, मैं कहता हूँ 500 रुपए एडिशनल हो जाएगा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो खर्च करेंगे। तो मैं तो करने को तैयार हूँ। आपके अकॉर्डिंग इंडिया के किस स्टेट में स्टैम्प लैब सबसे ज्यादा है? साउथ में बहुत ज्यादा है। साउथ में साउथ में बहुत ज्यादा है जी। इंटरेस्ट,
बच्चों का आप देखोगे, आप वो उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, आपको ये लगेगा कि जेन्युइनली उन्होंने कुछ, उनसे आपका बच्चा कम्पीट करेगा तो आप डरोगे भी कि यार ये बच्चे इतना जानते हैं। हम्म, एक अंग्रेज सामने आ जाए, आप बोले, आपको इंग्लिश कितनी भी आती हो, जी एक अंग्रेज सामने आ जाएगा ना तो आपको बोलने में डर लगेगा कि यार क्या बोलूं, आधी समझ में नहीं आएगी। जी। अब वो छठी क्लास का बच्चा बोलता है फर्राटेदार। तो ऐसा क्या है साउथ में कि साउथ के बच्चे मतलब इंग्लिश इतना बोलते हैं, इतना नहीं, कमांड? एक्चुअली ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउथ के बच्चे बोलते हैं, आप यहाँ जी। के भी बोलते हैं। इंग्लिश ऐसा नहीं है, इंग्लिश सब जगह बोली जाती है। हम्म, कोशिश करते हैं बच्चों को ये, लेकिन हमें एटमॉस्फेयर भी दिया जाता है, हम देते भी हैं। साउथ में अ, ये एक्चुअली फोकस पॉइंट भी है, वो इंग्लिश सिखाते हैं ज़्यादा है। गवर्नमेंट के जो स्कूल्स है ना उसमें भी इंग्लिश सिखाई जाती है ज़्यादा, बिल्कुल। कोशिश की जाती है कि ज़्यादा, क्योंकि उनकी अब जो नेटिव लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है, तो वो भी एक पर्टिकुलर एरिया तक ही लिमिटेड है। इंग्लिश लैंग्वेज यूनिवर्सल लैंग्वेज है, आप कहीं भी चले जाओ पूरे वर्ल्ड में, हम्म, आप सर्वाइव कर लोगे, इंग्लिश आती होगी तो। बिल्कुल हाँ। इंग्लिश आती होगी तो सर्वाइव कर लोगे, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा आपको इंग्लिश बोलता हुआ, टूटी फूटी से ही। हाँ सीरियसली, टूटी फूटी से ही, लेकिन इंग्लिश बोलता हुआ मिल जाएगा। आप सिर्फ ये सोचो कि हिंदी बोल करके आप चले जाओगे, जी। सॉरी, वो जानता होगा हिंदी तो भी नहीं बोलेगा। बिल्कुल। तो ये होता है, ठीक है। अब आप ये तो ठीक है, अब चलो हिंदी और इंग्लिश की बात हो गई, क्योंकि हिंदी भी हम ये कहते हैं कि जी हमारी मातृभाषा है, ठीक है, जी। पूरे भारत में बोली जाती है, जी। थोड़ी बहुत तो समझते ही हैं लोग। जी। लेकिन अगर आप और दूसरी लैंग्वेजेस की बात करोगे, जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनको नहीं जानता, बिल्कुल। वो एक सीमित है, जी। लिमिटेड है। तो इसी वजह से हमें ये समझना होगा कि हमारे पास इनका स्कोप क्या है और हम क्या सिखा रहे हैं और क्यों सिखा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और हम अगर अपने बच्चों को सही डायरेक्शन नहीं दे पाए तो फिर हमारा सारा प्रयास जो हम कर रहे हैं, जो एफर्ट डाल रहे हैं, जो पैसा खर्च कर रहे हैं उनकी एजुकेशन पर, उनकी ग्रोथ पर, वो सब बेकार, वेस्ट चला जाएगा। तो नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए, इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। कुछ कहना चाहेंगे पेरेंट्स से आप? मेरी तो यही अपील है सभी पेरेंट्स से कि आप लोग अच्छा करना चाहते हो, अच्छे से अच्छा कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, और बस थोड़ा-सा और एक्सप्लोर कीजिए और देखिए कि अ, क्या किया जा सकता है, क्योंकि मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि स्टेम एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आगे आने वाले समय में जिस तरीके से जो डेवलपमेंट चल रहा है और जो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, सिर्फ हम कॉम्पिटिशन अब इंटरनली बात नहीं कर रहे हैं कि केवल भारत देश में है, अब ग्लोबली भी है। हमारी जो हमारा जो देश है, ये देश अ, बहुत बड़ी मार्केट है। मार्केट के साथ-साथ बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्राइज़ बने। अपॉर्च्युनिटीज़ इस तरीके से भी है कि जब हम एंटरप्राइज़ बनेंगे तो यहाँ पर इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का बिज़नेस, एक्सपोर्ट का स्पेशली बिज़नेस बढ़ेगा और इनकम सोर्सेज़ बढ़ेंगे। आप रोज़गार एक रोज़गार देने लायक बनेंगे, आप रोज़गार पा पाएँगे और आप नेशन की ग्रोथ में एक कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाएँगे। ओके। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये इंटरवल पॉडकास्ट? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नितिन जी से आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं, प्लीज कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।